नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स की ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर एमडी खान साहब मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि इम्पावर हिंदुस्तानी मुसलमानों को एम्पावर करने में कितना कामयाब हुआ। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल कि इम्पावर हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक साल में एम्पावर करने में कितना कामयाब हुआ? देखिए, कोई इकोनॉमिक का ऐसा स्टेटिस्टिकल कोई सर्वे नहीं किया है, लेकिन एक सोच में बदलाव और एक कॉन्फिडेंस देने में, इन दो चीज़ों में बड़ी कामयाबी है। तीसरी कामयाबी ये है कि जो मीडिया में आपको दिखाई पड़ते थे एक खास पहनावे के लोग जिनको इस्लामी स्कॉलर बना के पेश किया जाता था, आज वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। किसी न किसी ने कोशिश किया होगा इसके लिए। तो क्या ये आपकी कोशिश थी? आप उसे अपना क्रेडिट लेते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं पब्लिकली क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि फिर डिटेल आता है कि कैसे हुआ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बदलाव दिखाई पड़ते हैं, आप उस बदलाव को देखिए और अच्छा महसूस करिए कि ऐसा हुआ है। तो आज जो टारगेटेड एजेंडा मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ चल रहा था इम्पावर के बनने से पहले और इम्पावर के बनने के 15 दिनों के बाद, क्या वो बदलाव आप नहीं देख रहे हैं? कई हेड्स पर आपने काम शुरू किया, जैसा कि आपने बताया कि मीडिया के हवाले से आपने काम किया, लोगों को एक तरह से लीगल अवेयरनेस के लिए उनको लीगल हेल्प की भी आपने बात की है, काम किया इस दरमियान। इन तमाम कामों को करते हुए चैलेंज किस तरह के रहे पूरे एक साल के अंदर, ख़ासतौर से कम्युनिटी की तरफ से किस तरह के चैलेंज रहे और आसानियाँ क्या नहीं? एक्सेप्टेंस का परसेंटेज अगर मैं पूछूं आपसे, किस तरह बताएंगे? देखिए, अगर ये क्राइसिस सिचुएशन ना होती तो शायद इम्पावर के साथ लोग नहीं जुड़ पाते, क्योंकि एक हालात इमरजेंसी जैसे थे। इसलिए हर आदमी, जिसके पर्सनल डिफरेंसेस हो सकता रहे हों, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकता रहे हों, लेकिन कम्युनिटी के कॉमन काज पे हर आदमी खड़ा था। तो एक तरीके से सभी को, जिसको हम रीच आउट कर सकते थे, हर आदमी ने इसमें एक अपना कोऑपरेशन, अपना हिस्सा डाला। दूसरा है गरीब लोगों का, जिनके लिए हमको कार्यक्रम बनाने हैं, जिनको हमको स्कीम के साथ जोड़ना है, जिनको डिलीवर करना है तमाम सारे स्कीम्स को एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स को, उनके तरफ से तो इट डज़ नॉट मैटर कि कौन लोग हैं, इट व्हाट मैटर्स इज कि आप उनके लिए कर क्या रहे हैं। तीसरा एरिया था इसमें कि जो गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट के साथ में थोड़ा सा हमने देखा अनविलिंगनेस। जो मोदी गवर्नमेंट का पहले 5 साल थे, उसमें अगर कोई मुस्लिम डेलीगेशन मिलना चाहता था तो जनरली एक्सेप्टेंस थी। सेकेंड 5 ईयर में हमने देखा है थोड़ा सा या तो इंडिफरेंस है या अनविलिंगनेस है मिलने में। तो जो मैं गवर्नमेंट का कोऑपरेशन समझ रहा था मिलेगा, उतना नहीं मिला। इसलिए कि एक अपॉइंटमेंट किसी मिनिस्टर से लेने के लिए कई महीने वेट करना पड़ता, ऐसा कभी हुआ नहीं था। तमाम सियासी पार्टियों को आपने देखा, उसमें काम किया है, बीजेपी के साथ भी आपने काम किया है उनके ज़माने में। तो ये जो अनविलिंगनेस आई है बीजेपी की दूसरी टर्म में, इसकी क्या वजह आपने आइडेंटिफाई की होगी? कुछ आपने कुछ आइडेंटिफाई किया? मैं कोई बहुत सर्टेनिटी से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद होम मिनिस्ट्री के बदलाव से थोड़ा आया हो, या बीजेपी में एक नई थिंकिंग शुरू हो। लेकिन एक चीज़ तो मैं सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि इस गवर्नमेंट में, इस टेन्योर में मुसलमानों को लेके कोई बहुत पॉजिटिविटी नहीं है। यहाँ तक कि मुझे मिलने में दिक्कत आती है और मुस्लिम डेलीगेशन को मिलवाने में मुझे कई महीने वेट करना पड़ा है। अपनी पर्सनल पूरी रिश्तों को इस्तेमाल करना पड़ा है, तब जाके कोई मिनिस्टर टाइम देता है। अब ये तमाम जो डिस्कशंस यहीं आकर के रुकते हैं इम्पावर पर। जब आप प्रेसिडेंट हैं, जाहिर सी बात है सारा डिस्कशन आकर के एमजे खान पर रुकता है, और एमजे खान की सियासी जो रसूख हैं और जो सियासी रिश्ते हैं उन पर आकर रुकता है। मैं अब इस वक्त जानना चाहूँगा कि आपका इस वक्त सियासी एक तरह से फिक्र, कौन सी फिक्र के हामी इस वक्त आप हैं? मेरी वो पॉलिटिकल सोच है जिससे कम्युनिटी को फ़ायदा हो। अगर सरकार आज बीजेपी की है, मैं हर जन चाहूँगा कि सरकार में सभी से मुलाकात हो, सभी से काम करवाया जाए। और इस सरकार ने कोरोना जिहाद के टाइम पर सरकार की तरफ से हुआ कि आज ये बदलाव दिखाई पड़ रहा है मीडिया में, मीडिया की तरफ से नहीं था। तो अगर सरकार से इंगेज करें तो बड़े काम कराए जा सकते हैं और होते हैं। कल को सरकार अगर बदल जाए, जिस पार्टी को कि मैं कोशिश करूँगा उस पार्टी में भी जो भी मिनिस्टर्स हैं सबसे मुलाकात हो, सबसे बात हो। अब एक सवाल यहाँ एक आता है कि जब से आपने एक साल से इम्पावर शुरू किया और आप उसको विस्तार भी दे रहे हैं, मगरबी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों को में आपने डीसी मुकर्रर किया है, आपके जो सियासी मुखालफिन हैं, आपकी जो आइडिया के मुखालफिन हैं, जो आपको क्रिटिसिज्म करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि उनके अपने अब सियासी अज़ाइम है। वो डॉक्टर खान एक नई पार्टी कोई लाने के फिराक में हैं और आने वाले 2022 के इलेक्शन में वो हो सकता है कि इसके ज़रिए से कोई सियासी पार्टी का खाका बना रहे हों इम्पावर के ज़रिए से। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है उनको बड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, बड़ी निराशा हाथ लगेगी। ठीक है, 2022 में भी लगेगी, 24 में भी लगे, उसके आगे भी लगेगी।
तो ऐसे जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको बहुत ही तकलीफ रहेगी और मैं उनको इंतज़ार कराता रहूँगा। ठीक है, हम इम्पार पर लौटते हैं। इम्पार का 1 साल की जो जर्नी रही, आप उससे कितना मुतमईन हैं? आने वाला 1 साल इम्पार का हम कैसा देखेंगे? मेरी समझ से काफ़ी सीरियस आज डिस्कशन हुई है और हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें अगले 1 साल क्या अगले 5 साल का जो एक एक्शन प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें उसके 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा है कम्युनिटी रिफॉर्म्स का, उसमें मदरसा रिफॉर्म से लेके कम्युनिटी के एजुकेशन रिफॉर्म से लेके जो जो एरियाज हैं सोशल रिफॉर्म्स का जो एजेंडा है वो टेकअप करना है। इसमें एक नई थिंकिंग, एक नया अप्रोच, एक नया आउटलुक चेंज करना है और साइंटिफिक टेम्परामेंट थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करना है। नेशनल इथोस को प्रमोट करना है। मल्टीकल्चरल सोसाइटी में कैसे आपको कंडक्ट करना है, कैसे रेस्पेक्ट आपको बेहतर लेनी है समाज में, उसका एक पूरा एजेंडा है। और एक कैसे आपके लिए जो वर्क करे उस पर वर्क करना है, ना कि जो आपके एक इम्प्रीजन थॉट्स हैं, आपकी जो बंधी हुई एक सोच है उसको खुश करे आपको। मुझे उससे हट के वो चीज़ समझानी है जो चीज़ साइंटिफिकली फैक्चुअली आपके लिए बेहतर काम करे। तो नए हुई बदलते हुए एक ग्लोबल ऑर्डर में जो नई परिस्थितियां हैं और जो नए अवसर हैं, इन दोनों को मिलाते हुए क्या हमारा एजेंडा हो सकता है और कम्युनिटी रिफॉर्म्स करके कैसे हमारा पोटेंशियल आगे बढ़ सकते हैं। इम्पार एक ऐसा संगठन है जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो मेन लाइन है, मुख्य धारा है, उससे वो डिरेल कर रहा है, ये बार बार कहा जाता है। मुझे लगता है डिरेल अगर हम सक्सेसफुली कर सके तो बड़ा अचीवमेंट होगा। इसलिए अच्छी बात कि जिन रास्तों पे कम्युनिटी चलती रही है, चलाया जाता रहा है, वो रास्ता सिर्फ बर्बादी का रहा है। अब आता हूँ क्या एजेंडा होना चाहिए। एक सबसे हॉट टॉपिक है आज के वक्त में, ठीक है, कि अजान अगर आप सुबह देते हैं और बहुत तेज लाउड स्पीकर लगा के देते हैं, जिन मोहल्ले में 10% मुसलमान रहते तो 90% तो नमाज नहीं पढ़ने आते हैं, तो अब 90% की नींद में खलल पड़ता है। आपके पास टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, आपके मोबाइल में अजान का वक्त मुकर्रर है, तो 10% में भी शायद 1% भी नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं। तो जिनको जाना है वो तो अपना टाइम से उठ के, चाहे वो अलार्म लगाएं चाहे मोबाइल पे, पहुंच जाते हैं। तो क्या इस पे कम्युनिटी सोचना नहीं चाहिए कि अगर 90% लोगों को तकलीफ हो रही तो कहीं अजान का जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा कम कर लिया जाए। तो इस तरीके के मदरसा रिफॉर्म्स की बात है कि हम इन इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं समाज सेवा के लिए, कि हफ्ते में 1 दिन अगर सफाई कार्यक्रम शुरू करा दें सारे मोहल्लों में जाके, तो उनके आपके लिए उनके मन में इज्जत बढ़ेगी। या कहीं ना कहीं समाज सेवा में आप बस स्टैंड पर जाके पानी पिला दें बच्चों से, तो कहीं ना कहीं मदरसा ओपन अप कर लें। जैसे अभी मस्जिद ओपन अप करने का एक प्रोजेक्ट चला है, मुझे लगता है इसको बढ़ाना चाहिए हर एक को, कि हफ्ते में 1 दिन मस्जिद को ओपन कब करें, बाकी लोगों को बुला के दिखाने के लिए। और जब लोग आएंगे तो आपको इस्लाम की बात बताने में भी आसानी होगी। 2-3 बातें आपने लगातार कहीं कि हमें इस तरह से अपने रहने सहने के मैनर को तब्दील कर लेना चाहिए और सफाई सुथराई। जब आप ये बात कहते हैं तो सोसाइटी में एक बड़ा तबका इसको दूसरे तरह से लेता है। वो ये समझता है कि हम अभी तक आज़ादी के साथ रह रहे थे, सड़कों पर हम मुसल्ले बिछा लेते थे, ये हमारी एक आज़ादी थी जिसे कम किया जा रहा है। मैं इस्लाम के और मुल्क के कानून दोनों के हिसाब से और एक जो सिविक सेंस है उसके हिसाब से बताता हूँ। क्या इस्लाम के हिसाब से आप पूरी तरह आज़ाद हैं इस ज़मीन पे? क्या आप पे कुछ पाबंदियाँ आयद होती हैं कि नहीं? आपसे कुछ तवक्को की जाती कि नहीं? आपसे कम से कम मिनिमम इतना तो इस्लाम के हिसाब से भी है कि आपकी किसी हरकत से पड़ोसी को तकलीफ ना हो। बार का विज़न कोई 10 ईयर्स विज़न, 20 ईयर्स विज़न भी आप रखते हैं ताकि आप उस विज़न के पीछे आगे चलते रहें। देखिए, किसी ने आज की डिस्कशन में बड़ा अच्छा कहा कि बिल गेट्स को उसने कोट किया कि हम लोग अक्सर अपने दिन को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि एक दिन में हम बहुत ज़्यादा कर लेंगे और अपने 10 साल को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो ये बात सही है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में अगर बेहतर तरीके से स्ट्रक्चरली आप करेक्ट हों, ऑर्गेनाइजेशनली करेक्ट हों, डायरेक्शनली करेक्ट हों, तो मुझे लगता है ज़्यादा आप कर सक पाएंगे। अब 1 साल पूरा होने पर रिव्यू की ज़रूरत थी, रिलुक की ज़रूरत थी, पीछे की जर्नी को एक तरीके से देखना था, क्या हासिल किया, क्या कर सकते थे, कहाँ पे गलती हुई और आगे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो एक तो हम इसको लूजली निटेड ऑर्गेनाइजेशन जो था इसको एक तरीके से फॉर्मल बॉडी की तरीके से कर रहे हैं। उसमें हमने ये भी अनाउंस किया है कि इसमें कोई 5 सिग्नेटरी अकाउंट में रहेंगे और 7 और नए ट्रस्टी ऐड होंगे ताकि कोई 1 मैन वाला न रहे। दूसरा हमने ये किया है कि इसमें एक इम्पायर नेशनल काउंसिल होगी जिसमें मेंबर्स जो हैं वो फॉर्मल मेंबर्स होंगे, उन्हीं से निकल के फिर स्टीयरिंग कमेटी में, एग्जीक्यूटिव कमेटी में, और जो 15 नेशनल कमिटीज़ हैं जो टास्क के हिसाब से, उसमें
पॉलिसी रिफॉर्म्स कमेटी है, मीडिया एंगेजमेंट कमेटी है, उसमें रिलीजियस अफेयर्स कमेटी है, उसमें कम्युनिटी रिफॉर्म्स कमेटी है, उसमें जॉब्स रेडीनेस कमेटी है, उसमें ग्लोबल डायलॉग कमेटी है, उसमें लीडरशिप डेवलपमेंट कमेटी है, उसमें वुमेंस कमेटी। तो जो 15 कमेटीज़ हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी कमेटी है, तो उन सब के मेंबर भी इससे निकल के आएंगे। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल करने जा रहे हैं और इसको ग्राउंड पे एज ए डिलीवरी सिस्टम बेहतर हो, फास्ट डिलीवरी हो चीज़ों की, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को और बढ़ाएंगे, उनको थोड़ा मजबूत करेंगे ताकि जो ग्राउंड पे है उसको एक कॉन्फिडेंस मिले कि हमारे साथ एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है और बाकी लोगों को भी ये मैसेज जाए कि भाई कोई मुसलमानों के साथ ज्यादती न करें, अनफेयरनेस ना हो। ठीक है, अगर होगा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है। कहीं डिस्ट्रिक्ट से लेके ग्लोबल काउंसिल तक रीऑर्गेनाइज करने का एजेंडा है ताकि जो प्रोग्राम्स आप आइडेंटिफाई किए हैं उन प्रोग्राम को बेहतर तरीके से हम एग्जीक्यूट कर पाएँ। बहुत शुक्रिया सर आपका, मुझे आपने वक्त दिया और आपने बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और उन तमाम सवालों के भी आपने जवाब दिए जो सियासत के हवाले से, आपके हवाले से हैं और बहुत सारी चर्चा में रहते हैं। और बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में 1 साल के बाद या 6 महीने गुजरने के बाद हम फिर आपसे मिलेंगे और फिर हम जानना चाहेंगे कि 6 महीने के अंदर आपका ये एम्पावर हिंदुस्तानी मुसलमानों को एम्पावर करने में कितना कामयाब हुआ है। नादरीन, आज बस इतना ही। आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे और डॉक्टर साहब से मुलाकात करेंगे। एम्पावर की एक्टिविटीज़ हम आपके सामने लाते रहेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि एम्पावर का जो डायरेक्शन है वो आपके लिए, आपको एम्पावर करने के लिए किस तरह से है। बहुत शुक्रिया।